आज है 5 जून। चलिए आज की करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में चर्चा में रहे जीरो डेब्रिज चार्टर का संबंध किससे है। ऑप्शन है गाजा में युद्ध विराम से, दूसरा ऑप्शन है रूस यूक्रेन शांति समझौता से, तीसरा ऑप्शन है अंतरिक्ष मलबा काम करना, अंतरिक्ष मलबे पर काम करना, अंतरिक्ष मलबा पर काम करना, और चौथा ऑप्शन है यूएसए चीन व्यापार समझौता को लेकर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि अंतरिक्ष मलबे पर काम करना। ठीक है, देखो जीरो डेब्रिज चार्टर जारी किया गया है। इसको जारी करने वाला कौन है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष कचरे को कम करना है। 2030 तक इसको जीरो तक ले जाने का लक्ष्य है। इस एजेंसी को मानने वाले 12 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अब ना एक बार आपको ये देखना होगा, डेब्रिज का मतलब क्या है? कचरा। और कचरा कहाँ की बात चल रही है? अंतरिक्ष कचरे की बात चल रही है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष में कचरा बहुत ज़्यादा है। अब आपको पता है जैसे अपनी अर्थ है, तो अर्थ के आसपास क्या है कि सैटेलाइट लॉन्च करे जाते हैं, सैटेलाइट सेटल करे जाते हैं। अब एक समय ऐसा आता है कि सैटेलाइट अगर अपना काम करना बंद कर दें, या फिर मान के चलिए वो टकराव से किसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसके बाद में क्या होता है? वो तो घूम रहे हैं ना अर्थ के चारों तरफ, तो वो घूमते ही रहते हैं। ठीक है, और इतने ज़्यादा सैटेलाइट हैं अर्थ के चारों तरफ कि बिल्कुल मक्खियों की तरह स्थिति बन गई है। ठीक है, अगर मान के चलो इनमें से ऐसा होता है कि ये और ये सैटेलाइट या कोई से सैटेलाइट, दो या दो से अधिक सैटेलाइट आपस में टकराते हैं, और टकराने के बाद में जो कचरा बनता है, तो वो कचरा भी क्योंकि रुकेगा तो है नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो कार्य करना नहीं है उस जगह पर जो कि जमीन पर गिर जाए। कचरा तो घूमता ही रहेगा अर्थ के चारों तरफ। तो अगर वो कचरा, क्योंकि वो अपनी गति से अब विसंगत हो जाएगा, उसकी गति में परिवर्तन आएगा, तो ऐसी स्थिति में वो अन्य जो सैटेलाइट होंगे उनसे जाकर के टकरा सकता है। अगर अन्य सैटेलाइट होंगे तो उनमें भी अगर टकराव होता है तो उनके द्वारा भी उत्पन्न कचरा और भी अन्य सैटेलाइट में टकरा सकता है, और ऐसी स्थिति बन सकती है कि एक चेन रिएक्शन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में कचरे का बहुत ज़्यादा होना, और इस खतरे को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है केसलर सिंड्रोम। ठीक है, केसलर सिंड्रोम। और ऐसा इसको अगर आप एक वीडियो के माध्यम से देखना चाहें तो देखो कुछ इस तरीके की होगी। देखिए, ये अंतरिक्ष में फैला हुआ कचरा है। ये मान के चलिए कोई सैटेलाइट है, और अगर मान के चलिए कोई टक्कर हो जाती है, जैसे इस तरीके से टक्कर होती है, तो ये जो कचरा फैला हुआ है अर्थ के चारों तरफ, ये कचरा सैटेलाइट जिस तरीके से अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसी तरीके से ये कचरा दौड़ता रहेगा और अर्थ के चारों तरफ घूमता रहेगा। लेकिन इसकी जो गति होगी वो गति एकदम कोई सेटल्ड नहीं होगी, वो विसंगति होगी, क्योंकि गति को बनाया नहीं गया है। ये दुर्घटना के स्वरूप, दुर्घटना के बाद में गति जो निर्मित हुई है उस गति से दौड़ रहे हैं ये कचरे, ये टुकड़े जो हैं उसी गति से दौड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चीनी हस्तक्षेप से चर्चा में आया मूसा द्वीप निम्नलिखित में से किस जलीय निकाय में स्थित है। ऑप्शन है लाल सागर, दूसरा है भूमध्य सागर, तीसरा है फारस की खाड़ी, और चौथा है अदन की खाड़ी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि फारस की खाड़ी, यानी कि गल्फ ऑफ पर्सिया। देखो एक बार ना आप इस मैप को सही से देखिए, जो पर्सियन गल्फ है ना, एक बार उसको देखिए। ये है ईरान, ईरान का पुराना नाम पर्सिया था, तो इसको गल्फ ऑफ पर्सिया, पर्सियन गल्फ कहा जाता है, ये वाला क्षेत्र जो है इसको। ठीक है, अब ये पर्सियन गल्फ है और ये है गल्फ ऑफ ओमान। उसके अलावा ये जो छोटा सा भाग है इसको हॉर्मुज स्ट्रेट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हॉर्मुज स्ट्रेट। ठीक है, तो हम ना इसी क्षेत्र को समझने वाले हैं, इस क्षेत्र को। ठीक है, एक बार बड़े चित्र के माध्यम से देखेंगे। देखो एक बार ये देखो, ये है पर्सियन गल्फ, ये है ओमान की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ ओमान, और ये जो घुमाव है यहाँ पर ये, इसको बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्या बोला जाता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक, ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर ना आपको कुछ एक दो चीज़ें देखने की आवश्यकता है। जैसे कि पर्सियन गल्फ में आप एक बार ये देखिए, ये क्या है? ये है कतर। क्या नाम है ये है कतर। तो जब भी दिमाग में आएगा भाई कतर देश कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? पर्सियन गल्फ में। ठीक है, अब कतर के ठीक इधर देखिए लेफ्ट में, कतर के ठीक लेफ्ट में देखिए एक छोटा सा द्वीप और है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बहरीन। क्या नाम है? बहरीन। तो अब आपको इन दोनों देशों की लोकेशन को दिमाग में रखना है अपने में। ठीक है, कि ये पर्सियन गल्फ में कौन सा? कतर भी और बहरीन भी। ठीक, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन अब आगे देखो एक और, ये जो जगह है ना यहाँ पर, यहाँ, क्योंकि सबसे पहले हम जो चर्चा कर रहे हैं किस पर चर्चा कर रहे हैं? हम कर रहे हैं चर्चा मूसा द्वीप पर। किस पर? मूसा द्वीप पर। तो हमें मूसा द्वीप की लोकेशन देखनी है अब। ठीक है, तो देखो ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला जो क्षेत्र यहाँ पर, ये जो वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर है एक द्वीप जिसका नाम है मूसा द्वीप। क्या है? मूसा आइलैंड। ठीक, एक है मूसा आइलैंड और दो आइलैंड और हैं। जैसे कि एक बार ये देखो, हमने ये हॉर्मुज स्ट्रेट का चित्र देख लिया और जूम कर लिया, मतलब छोटा बिल्कुल बड़ा चित्र ले आए। ठीक है, अब ये वाला देखो आइलैंड, ये क्या नाम है इसका? अबू मूसा। ठीक है, अबू मूसा आइलैंड ये हो गया। अब इसके नॉर्थ में देखो दो आइलैंड और हैं। जो राइट वाला आइलैंड है वो है ग्रेटर टुन्ब, और जो लेफ्ट वाला है वो है लेसर टुन्ब। ठीक है, ये क्या है? ये है लेसर टुन्ब, ये है लेसर टुन्ब आइलैंड, और ये है ग्रेटर टुन्ब आइलैंड। ठीक है,
और इस इनके दक्षिण में जो है वो है अबू मूसा आइलैंड। अब जो मुद्दा बना हुआ है वो इन 3 आइलैंड को लेकर के मुद्दा बना हुआ है। हाल ही में आपको पता है कि भारत का ईरान के साथ में क्या हुआ था, चाबहार पोर्ट पर 10 साल के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, ये बात हमें पता है। तो इससे ना चाइना को बहुत ज़्यादा चिढ़ हो गई। उसने क्या किया कि ईरान का जो एक इशू है जो यूएई के साथ में है, ईरान वर्सेस यूएई एक इशू है। अच्छा, ईरान वर्सेस यूएई क्यों है, उसके पीछे रीजन ये है कि ईरान ये रहा, ठीक है, ये है हॉर्मुज स्ट्रेट, ये है पर्सियन गल्फ, क्योंकि ये है पर्सियन गल्फ, ये है ईरान। अब इसके नीचे देखो, ये क्या है, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। अब देखो जहाँ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं भाई, समुद्री बॉर्डर तो शेयर कर ही रहे हैं, तो उन 2 देशों में डिस्प्यूटेड कुछ इशू होते ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इन 3 आइलैंड को लेकर के यूएई और ईरान में मतभेद हैं। इन पर अधिकार किसका है अभी, इन पर तीनों द्वीपों पर अभी अधिकार है ईरान का। किसका अधिकार है, ईरान का। सवाल ये है कि इस पर ये अधिकार कब से है ईरान का, तो इस पर ये अधिकार है 1971 से, जब अंग्रेज़ों का अधिकार था इस पर। तो जब अंग्रेज छोड़ के यहाँ से गए तब से ईरान का इस पर अधिकार है। सवाल एक और आता है, सवाल ये आता है कि फिर यूएई को क्या इशू है। तो देखो आपको पता है यूएई जो है वो 7 अमीरातों से मिलकर बना है। कितने अमीरातों से मिलकर बना है, 7 अमीरात, ठीक है, तभी तो उसको संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। उसके 7 अमीरात हैं, ठीक, जैसे अबू धाबी है, दुबई है, ठीक है, और जैसे शारजाह है, ये सब क्या है, ये अमीरात हैं, ठीक है। तो अब मान के चलो हम जो बात कर रहे हैं उसमें इशू क्या है, उसमें ये है कि जो यूएई है ना, यूएई ये कह रहा है कि आपने जो शारजाह है इससे 1971 में ये जो आइलैंड हैं ये छीन लिए थे, ज़बरदस्ती इन पर अधिकार कर लिया था। लेकिन ईरान ये कहता है कि जिस समय अंग्रेज यहाँ से गए थे उस समय शारजाह से हमने समझौता किया था और समझौता के माध्यम से हमने इन तीनों द्वीपों पर यानी तीनों आइलैंड्स पर अधिकार किया है। बस इतनी सी बात है। ईरान ये कहता है कि मैंने शारजाह जो कि 7 अमीरातों में से एक अमीरात है उससे जो समझौता करने के बाद इस पर अधिकार किया था, जबकि यूएई कहता है कि आपने जबरदस्ती इन पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। इसलिए इन द्वीपों को लेकर के इन दोनों देशों में जो है जो भौगोलिक एक डिप्लोमेसी होती रहती है। तो अलग जो देश है वो क्या करते हैं कि जो जिस देश के पक्ष में होता है उसका जो है वो कहता है, जैसे कि अगर यूएई के कोई पक्ष में है तो वो कहेगा कि इन तीनों द्वीपों पर यूएई का अधिकार होना चाहिए। कोई ईरान के पक्ष में होता है तो वो कहता है कि इन पर ईरान का अधिकार ही वैलिड है। अब जब भारत ने ईरान के साथ में चाबहार पोर्ट पर भी समझौता किया तो चाइना को ये बुरा लग गया। तो चाइना ने क्या किया कि ईरान का ये मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। और इससे पहले भी एक बार ये मोरक्को में जब समिट हुई थी एक, तो उसमें भी ये मुद्दा उठाया गया था। लेकिन अभी चाइना ने क्या किया है, इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया कि ईरान का जो अधिकार है लेसर टुर्म, ग्रेटर टुर्म और अबू मूसा पर, वो गलत है या अवैध है, क्या वो सही है। इस तरीके से उसने सवाल उठाना शुरू कर दिए, जो कि उसका किस चीज़ से प्रेरित है, वो है उसका जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक बार इस चीज़ को ना एक बार सही से देख लेते हैं। सवाल क्या है, हमने इस चीज़ को अच्छे से लिखा है। देखो जवाब, 3 द्वीपों को लेकर ईरान और यूएई में विवाद है, ठीक है। ये 3 द्वीप हैं, ग्रेटर टुर्नब, लेसर टुर्नब और अबू मूसा। आप इसके बाद भी अगर इसको पढ़ोगे ना तो एकदम सही से समझ में आएगा, ठीक है। अभी देखो आगे, अभी इन 3 द्वीपों पर ईरान का कब्जा है। ईरान का तर्क यह है कि ब्रिटिश राज से पहले प्राचीन काल से ही इन तीनों द्वीपों पर फारस यानी ईरान का कब्जा रहा है। ध्यान रहे, यहाँ से ब्रिटिश की सेना हटने के बाद 1971 में ईरान ने कब्जा कर लिया था। ईरान ने इसका तर्क दिया है कि कब्जा करने का समझौता उसने शारजाह से किया है। सवाल यह है कि भाई शारजाह क्या है, तो देखो संयुक्त अरब अमीरात 7 अमीरातों से मिलकर बना है और अमीरात फेडरेशन का गठन 1971 में हुआ था। इन्हीं 7 अमीरातों में से एक अमीरात का नाम है शारजाह, ठीक। ये 7 अमीरात लिखे हैं कि अबू धाबी, शारजाह, दुबई, उम्म अल कुवैन, अजमान, फुजैराह तथा रस अल खैमा। अब यूएई का मानना है कि 1971 में अमीरात फेडरेशन के गठन से पहले शारजाह से ईरान ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, ठीक। ये है पूरा मामला, समझ में आएगा पूरा सही ढंग से। आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसका इंग्लिश वाला वर्जन शायद नहीं डाल पाए। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि चर्चा में रहा सुंधनु का गिगर ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। ऑप्शन है नॉर्वे, दूसरा है फिनलैंड, तीसरा है आइसलैंड और चौथा है डेनमार्क। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी यानी कि आइसलैंड। तो हाल ही में क्या हुआ है कि इस ज्वालामुखी में बार बार विस्फोट देखे गए, ठीक है, इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है। एक बार ये देखो आइसलैंड को, इधर देखो, ये आपको पता है ये यूरोप है, यूरोप के ऊपर देखो ये नॉर्वे है और ये स्वीडन है और ये वाला है नॉर्वेजियन सी, ठीक है, ये है नॉर्थ सी। आपको पता है बाल्टिक सी के बारे में भी पता है आपको, और गल्फ ऑफ बोथनिया ये भी पता है आपको, ठीक है। अब जब नॉर्वेजियन सी है ना उसके ठीक वेस्ट में क्या है, आइसलैंड, ठीक है, और इसके ठीक वेस्ट में क्या है, यहाँ पर ग्रीनलैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। आइसलैंड जिसे आग और बर्फ की भूमि कहा जाता है, ज्वालामुखी रूप से एक सक्रिय क्षेत्र है। यहाँ पर यूरेशियन और उत्तरी अमेरिकी प्लेट्स विपरीत दिशा में संचलन कर रही हैं, अर्थात प्लेटों का अपसरण हो रहा है। अपसरण का मतलब क्या होता है, अपसरण का मतलब है कि जो प्लेटें हैं वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी डाइवर्जेंस हो रहा है उनका, ठीक है। यह हॉटस्पॉट का भी हिस्सा है जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में ज्वालामुखी सक्रियता बढ़ गई है। अब क्या है, देखो बात ऐसी है कुछ कि मान के चलो आपको पता है, देखो एक बार ना इस पर देखो, मान के चलिए ये हमारी अर्थ है और अर्थ के ठीक ये वाला जो पार्ट है, ये सबसे ऊपर वाली पार्ट है, ये मान के चलिए क्या है,
ये है मान के चलिए क्रस्ट, ठीक है, ये क्रस्ट है। अब क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल है। तो मेंटल को अगर हम देखें तो मेंटल के दो पार्ट करो, एक ऊपर वाला पार्ट, एक ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, और एक नीचे वाला पार्ट, ठीक है, यानी कि अपर मेंटल, क्या है, अपर मेंटल, ठीक है। अब समझो एक बार, क्योंकि अपर मेंटल क्या है, सॉलिड है, ध्यान देना इस चीज़ पे, अपर मेंटल क्या है, सॉलिड है, क्रस्ट क्या है, सॉलिड है। तो देखो अपर मेंटल को और ऊपर वाली क्रस्ट को, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए ना, तो क्या कहा जाता है, इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है लिथोस्फीयर। क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर, ठीक है। अब समझ गए कि नहीं समझ गए, ऊपर की यानी कि जो अपर मेंटल है जो कि सॉलिड है और क्रस्ट है वो भी सॉलिड है, तो दोनों को मिला के लिथोस्फीयर कहा जाता है। उसके नीचे है मेंटल, और मेंटल कैसा है, लिक्विड, ठीक है। तो इस लिक्विड जो मेंटल है, लोअर मेंटल है जो कि लिक्विड है, उसके ऊपर तैर रही है क्या, लिथोस्फीयर। और यहीं से क्या है, प्लेट है, कई भागों में टूटी हुई है। तो ये क्या है कि अगर ये प्लेटें दूर दूर जाएंगी तो क्या कहा जाएगा, डाइवर्जेंस कहा जाएगा। और अगर ये प्लेटें पास पास आएंगी तो क्या जाएगा, इन्वर्जेंस कहा जाएगा। अगर ये पास पास आएंगी तो पर्वत निर्माण होगा और ऐसी स्थिति बनेगी। अगर दूर दूर जाएंगी तो क्या होगा, नीचे से लावा बाहर आएगा। मान के चलिए ये तो यहाँ तक टूटा हुआ है पार्ट, ठीक है, और ये प्लेट इधर जा रही है, ये वाली इधर जा रही है, तो यहाँ पे जो लोअर मेंटल है, लोअर मेंटल का लावा बाहर आएगा। तो जब लोअर मेंटल का लावा बाहर आता है, इसको क्या कहा जाता है, हॉट स्पॉट। समझ में आया, यानी कि अगर किसी क्षेत्र में लोअर मेंटल से लावा निकल के बाहर आ रहा हो और ज्वालामुखी बनने हो तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा हॉट स्पॉट। ये बात क्लियर हुई। तो देखो हॉट स्पॉट पृथ्वी के मेंटल का वो भाग है जहाँ से गर्म प्लूम ऊपर की ओर उठता है तथा ज्वालामुखी का कारण बनते हैं, ठीक है। यानी कि वोल्केनो होगी ना, वो होगी हॉटस्पॉट वोल्केनो। यानी कि अगर ऐसे क्षेत्र से देखो ऐसा कोई पॉइंट जहाँ से लावा निकल रहा है तो वो हो जाएगा हॉटस्पॉट, और वहाँ से अगर ऊपर की तरफ जो वोल्केनो निकल रही है वो क्या होंगी, वो होंगी हॉटस्पॉट वोल्केनो, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, इसको दिमाग में रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर खाद्य सुरक्षा और नियंत्रण, फूड सेफ्टी पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। ऑप्शन है जेनेवा, सिंगापुर, सिडनी व वियना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि वियना, ठीक है। एक बार चित्र में देखना चाहें, एक बार ये देखो, ये क्या है, ये है ऑस्ट्रिया, ठीक है। ये इटली आपको पता ही होगा। इटली के ठीक ये देखिए जो पड़ोसी देश है वो क्या है, ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना, ठीक है। अब ऑस्ट्रिया के बारे में आपको पता है क्या देखना है, ऑस्ट्रिया के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये क्या है, ये है एक लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक। इस बात को दिमाग में रखना। आगे बढ़ते हैं। देखो हाल ही में ऑस्ट्रिया के वियना में फूड सेफ्टी पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। ये सेमिनार, इस सेमिनार का आयोजन खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने संयुक्त रूप से किया है, ठीक है। किसने, FAO ने और IAEA ने, ठीक। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समिति की पहली बैठक निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में आयोजित की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि दिल्ली में। इसका उत्तर सामने लिखाइए। आगे आते हैं। सहकारिता मंत्रालय ने इसे 2023 में 11 राज्यों में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया था, ठीक। इस योजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कार्यालय कर रही है। इसका कार्य में निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। इसका जो कार्य, ठीक है, किस किसके द्वारा, देखो नाबार्ड है, FCI है, FCI मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और केंद्रीय भंडारण निगम है CWC, केंद्रीय भंडारण निगम यानी कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ठीक। नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम यानी कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य कृषि सहकारी समितियों के स्तर पर कृषि अवसंरचना का विकास करना तथा इसमें गोदाम, उचित मूल्य की दुकान आदि का विकास करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी कि OPEC प्लस ने अपनी तेल उत्पादन कटौती को किस वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन 2025, 2027, 2029 या 2030। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि 2025, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये है OPEC कंट्रीज, ठीक है। कितने कंट्री हैं OPEC, 12। कितने देश हैं, 12 हैं OPEC कंट्रीज, ठीक है। देख लेते हैं। OPEC में कुल 12 सदस्य हैं, ठीक। इस संगठन की स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन के द्वारा देखो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने मिलकर की थी, ठीक है। कितने देश थे, 5 देश थे, 5 ने मिलकर की थी इसकी स्थापना। अब आगे इसके अन्य सदस्यों में अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो और संयुक्त अरब अमीरात, 7, यानी कि 7 देश और मिले। तो 7 और 5 कितने हैं, 12 हैं। यानी कि अभी फिलहाल में कितने जो सदस्य हैं वो 12 हैं। एक और मिला था लेकिन वो हट गया, 13 थे वो हट गया, ठीक है। देखो मुख्यालय क्या है इसका, वियना है, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। वर्ष 2016 में OPEC ने 10 अन्य तेल उत्पादक देशों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद अन्य देशों के साथ इस समूह को OPEC प्लस नाम दिया गया, ठीक है। अब OPEC प्लस में कितने देश, अब जैसे कि आपको पता है 12 देश के कौन से हैं, OPEC वाले, और 10 कौन से हैं जो अलग से जोड़े गए प्लस वाले। तो टोटल OPEC प्लस में कितने देश होंगे, OPEC प्लस में कितने देश होंगे, OPEC प्लस में देश होंगे टोटल 12 और 10 22 देश, ठीक है। देख लेते हैं। देखो रूस, मेक्सिको, कजाकिस्तान, ओमान, अजरबैजान, मलेशिया, बहरीन, दक्षिण सूडान और सूडान, ठीक है। अब इस रूस को हाईलाइट क्यों किया गया है, क्योंकि इस रूस को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि रूस तेल का बहुत बड़ा प्रोडक्शन करता देश है,
ठीक है। तो रूस को क्या करते हैं, वो ओपेक में डाल देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि रूस ओपेक का हिस्सा नहीं है, ओपेक प्लस का हिस्सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन है जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई हैं। ऑप्शन है चंद्रकांत सतीजा, दूसरा है पायल कपाड़िया, तीसरा है राधिका सेन और चौथा है रुचिरा कंबोज। इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि रुचिरा कंबोज, ठीक है। देखो यूएनओ में पहली भारतीय स्थायी प्रतिनिधि कौन है, रुचिरा कंबोज थी। यूएन महासभा में प्रथम अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। और यूएन महासभा में वर्तमान अध्यक्ष कौन है, 78 डेन फ्रांसिस हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान हेड कौन है, नवाब सलीम। यूएनओ के प्रथम महासचिव नॉर्वे के ट्रगवेली और यूएनओ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो वन लाइनर क्या कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला में कार्बन फाइबर और प्रीप्रेग्स केंद्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। कार्बन फाइबर और प्रीप्रेग्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, बेंगलुरु में। हाल ही में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में। पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम T20 क्रिकेट में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला जो कल का प्रश्न था कि हाल ही में किस भारतीय शांति रक्षक को मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, तो इसका उत्तर है ए, यानी कि धनंजय कुमार सिंह। अगला देखो क्वेश्चन ऑफ द डे कह रहा है कि हाल ही में भगवान शिव का एक रूप माना जाने वाले भगवान विरूपाक्ष का मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ है। यह विरूपाक्ष मंदिर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन है असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। इसका जो उत्तर है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। और आपको पता है कि जो ऐसे राइटिंग की जो हमारी इनिशिएटिव चल रहा है उसमें अब लगभग 7 सीट बची हुई हैं, बाकी की सारी सीटें भर चुकी हैं, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 7 ही सीट अगर इसके अलावा नहीं जोड़े जाएंगे, क्योंकि 150 कैंडिडेट ही जोड़े जा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि लिमिटेड लोगों की कॉपी ही चेक की जा सकती है। ऐसा नहीं कि अगर हम और ज़्यादा ले लें तो ज़्यादा लोगों की कॉपी चेक कर देंगे, क्योंकि हम भी तो लिमिटेड सोर्स है ना, हमारे पास भी तो लिमिटेड लोग हैं और बहुत सारी टीम बढ़ा भी नहीं सकते अचानक के किसी को भी ले लें, ठीक है। तो इसलिए जो लोग हैं हम वो केवल 150 जो है वही कर पाएंगे, 150 कॉपी ही चेक कर पाएंगे, इसलिए इससे ज़्यादा एडमिशन नहीं लेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा एडमिशन नहीं लेंगे। 2-4 एडमिशन की बात आ जाती है तो बात अलग है, लेकिन इससे ज़्यादा एडमिशन नहीं लेंगे, यही हमारी रेंज है, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही। कल मिलते हैं। जिसको पता नहीं है कि ऐसे में किस तरीके से क्या कराने वाले हैं वो इसी वीडियो के सेक्शन में जाएं और आपको ऐसे वाली वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।